बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने आउटपुट टैक्स, उसमें से इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचने की सूरत में 3% फर्दर टैक्स, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो जीरो रेट सप्लाई का जो इनपुट टैक्स था उसका रिफंडेबल हो जाना, फिर इनपुट टैक्स की रिस्ट्रिक्शन भी हमने कल दी थी, और जो एक्सेस इनपुट टैक्स था उसको हमने अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, ये कुछ बातें हमने प्रैक्टिकली तो देख ली, वो लॉ में लिखी भी क्या है वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। अब यहाँ पर बड़ा एक सवाल हो रहा है आपसे टेक्निकल किस्म का। कल हमने बड़े मजे से, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स ही देगा भाई, और सब ऑनलाइन स्टूडेंट भी रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि कल हमने बड़े मजे से आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स का कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अच्छा, इनपुट टैक्स हमने वही एडजस्ट किया जो कि टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करता था। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का इनपुट टैक्स हमें एडजस्ट करने को नहीं मिला, और जीरो रेट सप्लाई का इनपुट टैक्स हमने रिफंडेबल मान लिया, ऐसा ही था। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्यूरीज जनरेट होती है। बिजनेस बहुत सारी सेल्स क्या करता है? बिजनेस बहुत सारी सेल्स क्या करता है? परफॉर्म करता है। जब बिजनेस बहुत सारी सेल्स परफॉर्म करता है तो बहुत सारी सेल्स परफॉर्म करने की वजह से बिजनेस की क्रेडिट सेल्स भी होती है, और बिजनेस खुद भी परचेज कर रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पर एक जो इन्वेंट्री और बिजनेस खरीद रहा है जनवरी के महीने में, लेकिन बेच रहा है फरवरी के महीने में, तो खरीदी कब उसने? जनवरी में। उसका इनपुट टैक्स ने कब पे किया? जनवरी में। अब उसको बेचेगा कब? फरवरी में, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या अब जो इनवॉइसेस जनवरी की हैं उनका इनपुट टैक्स जब क्लेम होगा जब वो फरवरी में बेची जाएंगी? या कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि सेम मंथ के अंदर जितनी भी परचेजेस हुई है और सेम मंथ के अंदर जितनी भी सेल हुई है, सेल के ऊपर निकालने आउटपुट टैक्स और परचेज के ऊपर निकालने इनपुट टैक्स। ज़्यादा सोचने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो चीज़ आपने खरीदी है वो बिक जाए। अगर वो अनसोल्ड है तब भी आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उसूल बड़ा सिंपल सा है। क्या? जनवरी के मंथ की सेल्स और जनवरी के मंथ की परचेजेस। अब जनवरी के मंथ की परचेजेस में बहुत सारी परचेजेस अनसोल्ड भी हो सकती है, कोई इशू नहीं। जनवरी के मंथ की परचेजेस की बहुत सारी इनवॉइसेस अनपेड भी हो सकती है। मतलब मैंने गुड्स परचेज की हैं उधार पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं गुड्स परचेज करता हूँ उधार पर 100 रुपए की, तो मैं एंट्री बनाऊंगा परचेजेस डेबिट 100 रुपए से, सेल्स टैक्स बतौर इनपुट डेबिट 17 रुपए से, और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 117 रुपए से। मतलब मैंने अपने सप्लायर को 100 रुपए गुड्स के देने, 17 रुपए सेल टैक्स भी देना है, और वो सेल टैक्स मेरे लिए क्या है? इनपुट टैक्स है। तो ये सेल टैक्स अभी तक तो मेरी जेब से गया ही नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल जाएगा। तो क्या मैं सेल्स टैक्स पे किए बगैर, मतलब इनवॉइसेस को सेटल किए बगैर, क्या मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ, क्योंकि इनपुट टैक्स क्लेम करना आपको अलाउ है अप्रूवल बेसिस पर। दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर वन क्या है कि परचेजेस का सोल्ड होना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर टू क्या है? इनवॉइसेस का सेटल होना जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आ गया। A registered person is entitled to deduct his input tax during the tax period for the purpose of taxable supplies made or to be made। मतलब जो उसने गुड्स परचेज की हैं, भले उसको उसने आगे सप्लाई किया है या सप्लाई होना अभी बाकी है, यानी क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक नॉट येट सोल्ड, फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स। आप अपने आउटपुट टैक्स में से अपनी तमाम परचेजेस का इनपुट टैक्स जो कि टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करता है वो क्लेम कर लें। उसके लिए आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये परचेजेस अभी सोल्ड हुई है या नहीं। फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर दिस पर्पस ही मस्ट होल्ड। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए उसको शराइत पूरी करनी। आपने इनपुट टैक्स पे किया है या आपसे इनपुट टैक्स चार्ज हुआ है, तो जिसने आपको गुड्स बेची होंगी उसने आपको क्या इशू की होगी? सेल्स इनवॉइस। वो आपके लिए क्या बनेगी? परचेज इनवॉइस। तो वो परचेज इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए जो ये शो करे कि बकायदा आपको जो बिलिंग हुई है उस बिलिंग के अंदर सेल्स टैक्स आपसे चार्ज हुआ।
और जब वो इनवॉइस आप सेटल करेंगे तो यकीनन आप उस सेल टैक्स को पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए क्या होनी चाहिए, टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम, उस बिजनेस के नाम पर जो रजिस्टर्ड है, बियरिंग हिज एनटीएन, जिसपे उसका नेशनल टैक्स नंबर भी होना चाहिए, और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, गैस के बिल्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, गैस के बिल्स का, इन तमाम चीजों का अगर आप क्या क्लेम करना चाहते हैं, इनपुट टैक्स, ठीक है, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल होने चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स ही आपकी क्या कहलाएंगी, इनवॉइसेस कहलाएंगी। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस, a bill bearing his registration number and address where the connection is installed, तो बिल आपके बिजनेस के नाम पर होना चाहिए, उस बिल के ऊपर भी आपका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। और जिस जगह पर वो मशीन, जो भी आपका फैक्ट्री वगैरह है या बिजनेस है, वहां पर वो चीजें जहां पर कनेक्शन इंस्टॉल है, उस जगह का प्रॉपर क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, एक परचेज इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए वो इनवॉइस आपके नाम पे बनी होनी चाहिए, उस इनवॉइस पर आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए, और वो इनवॉइस आपके नाम पर इशू हुई है, तो टैक्स इनवॉइस कहेंगे। बेचने वाले के लिए वो सेल इनवॉइस है, आपके लिए परचेज इनवॉइस है, सेल टैक्स के लिहाज से वो टैक्स इनवॉइस। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शन पर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपका वो एड्रेस होना चाहिए जहां पर वो कनेक्शन क्या है, इंस्टॉल। उसके बाद नंबर 2, गुड्स डिक्लेरेशन। अगर आप गुड्स डोमेस्टिकली परचेज नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गुड डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ एंट्री, ये एक एफिडेविट होता है जो आप इंपोर्ट वाले केस में जमा करवाते हैं, जिसके अंदर आप हल्फिया इकरार करते हैं कि भाई ये फला कंटेनर आ रहा है, इसमें मेरी गुड्स आ रही, वो गुड्स मुझसे बिलोंग करती है, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स बाय, तो आपके पास गुड डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जो गुड्स आ रही हैं इम्पोर्टेड या आपकी हैं, आपने उसको कस्टम को बाकायदा क्या किया, डिक्लेयर किया। उसके बाद अगर ये वही डिक्लेरेशन है जो हम गलत अगर दें और कस्टम हम पर फाइन या पेनल्टी लगाए, तो वो हमारे लिए बिजनेस इनकम अगेंस्ट एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होगा, सोचिएगा। उसके बाद अगर आपने गुड्स परचेज किए किसी ऑक्शन में, गवर्नमेंट के ऑक्शन होते हैं, ठीक है, कोई बहुत सारा बिजनेस जो होता है वो ऑक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, अगर हैस्को है वो अपना पुराना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो एक ऑक्शन बना देगा, कोई आके बोली लगाए और सामान खरीद के चला जाए, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए, अब वो सामान उसको बेचा जाएगा जो हाईएस्ट बिड लगाए। तो ऑक्शन वाले केस में क्या इशू होगा, आपको ट्रेजरी चालान, ट्रेजरी चालान भी इनवॉइस का काम करेगा उस पर। अगर अब हैस्को सोचेगा, हैस्को या के इलेक्ट्रिक अपना सामान बेचते वक्त सेल टैक्स किन पे चार्ज करेगा, उन आइटम पे चार्ज करेगा जिनको खरीदते वक्त उन्होंने इनपुट टैक्स क्लेम। अब अगर हैस्को व्हीकल अगर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, हैस्को अगर पुराना फर्नीचर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो वो हैस्को उसको डिस्पोज ऑफ करते तो कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो फिक्स एसेट थे किसके लिए, हैस्को लिए, इस्तेमाल हुए थे अदरवाइज एंड स्टॉक इन ट्रेड, तो उनका वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके। हाँ, लेकिन अगर पुरानी तारें, पुराने खंबे, इस तरह के जो आइटम है वह है तो इनके फिक्स एसेट्स, लेकिन इनको खरीदते वक्त अगर उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया था और क्लेम भी किया था, तो अब इनको डिस्पोज ऑफ करते वक्त उनको आउटपुट टैक्स भी चार्ज करना होगा। और अगर आप उनको आगे खरीद कर बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स आपका इनपुट टैक्स है, आप आगे बेचते वक्त सेल टैक्स चार्ज करें और अपना इनपुट टैक्स क्या कर लें, क्लेम कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड ऑन अक्रूअल बेसिस सब्जेक्ट टू पेमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एज सेक्शन 173। क्या मतलब, आप इनवॉइसेस आपने जनवरी के मंथ में कुछ परचेज की, फर्ज करें 1 जनवरी को खरीदी, आज क्या आ गई, 31 जनवरी हो गई, रिटर्न कब फाइल हो रहा है, जनवरी का 15 फरवरी। ये मैं डेट आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर मंथ का सेल टैक्स रिटर्न वो मंथ खत्म होने के बाद फाइल होता है, 15 से लेकर 18 तारीख के दरमियान ये तारीखें आपको मिल जाएंगी। 15 तारीख तक मतलब वो आपने रिटर्न कंप्लीट करना होता है,
ठीक है ना, उसमें 3 दिन का आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो आपके सामने आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताइए। जनवरी की इनवॉइसेस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न हम फाइल करें फरवरी में, तो अब फरवरी की 15 तारीख को इस इनवॉइसेस को इशू किए हुए कितना वक्त हुआ है? 45 दिन, 46 दिन, 31 दिन जनवरी के, 15 दिन फरवरी के, मिलके कितने हो गए? 46 दिन। तो ये इनवॉइस कितनी पुरानी है जिसमें मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर रहा हूँ? तो इस इनवॉइस को इशू किए हुए 46 दिन में, और अब अगर अब तक ये इनवॉइस क्या है? अनसेटल्ड है, तो मैं अभी भी इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं कितनी पुरानी इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्लेम करता हूँ? 180 दिन तक। यानी अगर एक इनवॉइस जो कि मुझे इशू हुई थी, वो अगर 180 दिन तक अनसेटल्ड है, ठीक है, उसका इनपुट टैक्स मेरे लिए क्लेम रहेगा। मतलब अगर फर्ज करें, अगर मैं जनवरी के मंथ की इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर चुका हूँ, आज 45 दिन हो गए, अभी भी अनसेटल है, 45 दिन और गुजर जाए, तब भी मेरे क्लेम किए हुए इनपुट टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस इनवॉइस को जारी हुए कितना वक्त गुजर जाए? 180। अब जनवरी 1 से काउंट कर लो आप, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, कितने हो जाएंगे आपके पास? 59 डेज। मार्च के 31 दिन कितने हो जाएंगे? 90 दिन। अप्रैल के 30 दिन कितने हो जाएंगे? 120 दिन। मई के 31 दिन कितने हो जाएंगे? 151 दिन। और जून के, जब मैं जून का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जब मैं जून का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तब जुलाई में, और मेरी ये इनवॉइस अब तक क्या होगी? अनसेटल होगी। तो माजी में जो इस इनवॉइस का मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर चुका हूँ, मुझे क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। अगर इनपुट टैक्स मेरी सेल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, अगर इनपुट टैक्स मेरी सेल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, तो उसका रिवर्स होना सेल्स टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएगा। जैसे इसके लिए लफ्ज हमारा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? कि वो क्रेडिट जो आपको किसी आपकी लायबिलिटी पे करे, कम करे। याद करें जरा इस बात को, टैक्स क्रेडिट्स, तो टैक्स क्रेडिट का काम क्या था? टैक्स लायबिलिटी को कम करना। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वाला रिबेट आपको याद हो, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हों लेकिन उसको होल्ड ना करें 24 महीने तक, तो फिर वो रिबेट क्या होगा? रिवर्स होगा, आपको अगर याद हो। तो ऐसे ही वो इनवॉइसेस जिसका इनपुट टैक्स हम क्लेम कर चुके हैं, उन इनवॉइसेस को हमने सेटल करना है 180 दिन के अंदर, और ये 180 दिन शुरू होंगे उस इनवॉइसेस की डेट ऑफ इशू से, जिस तारीख पे वो इनवॉइस बनेगी। तो अगर किसी इनवॉइस का हम इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं और उसको आज 180 दिन गुजर चुके हैं, तो हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करना होगा? रिवर्स करना। ठीक है जी, ये 180 दिन वाली बात अभी आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप क्विक क्या कर ले, बातों को समेट लेते हैं बस। अच्छा, अब एक अगला पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल जो होते हैं वो हमेशा आप पर पेमेंट ड्यू होने के बाद ही आते हैं। जनवरी के मंथ का बिल कब आएगा? फरवरी। तो क्लेम भी कब होगा? फरवरी। रिटर्न फाइल करते हैं, और तब तक उम्मीद है आपने वो बिल क्या कर दिया होगा? पे कर दिया। जनवरी का बिल फरवरी में आता है ना, तो ठीक है, तो ठीक है, उधर उधर आपको अप्रूवल बेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। जनवरी का गैस का बिल कब आया? फरवरी में। तो कहता है इनपुट टैक्स पेड नॉट ऑन accrual basis with electric and gas bills can be claimed by a registered customer, and in this case gas or electric bill shall be considered as tax invoice for sales tax. Yes, sales tax purposes, provided the bill contains NTN and address of the business premises declared to the commissioner of the consumer. ठीक है जी, तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल की पेमेंट कर दी है, तो उस पेमेंट को, इस पेमेंट में पे किए हुए इनपुट टैक्स को आप क्या कर लें? क्लेम कर लें। ठीक है, शर्त उसमें एक है कि उस बिल को आपके टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा अगर उस बिल के अंदर आपका एनटीएन और एड्रेस होगा बिजनेस का। ठीक, अब एक मसला आता है कि यार सर फैक्ट्री किराए पर है, फैक्ट्री क्या है? किराए पर है, तो जाहिर सी बात है जो जो कनेक्शन है वो किसके नाम पर है? जो फैक्ट्री का असल में मालिक है उसके नाम पर है।
तो कहता है वेयर द इलेक्ट्रिक और गैस कनेक्शन इज नॉट इन द नेम ऑफ सच पर्सन, NTN of such person is mentioned on such bill along with address of such person as given by him in the application for registration for the purpose of sales. क्या मतलब? यानी जब कनेक्शन उसके नाम पर ना हो तो फिर कम से कम उसको उस बिल के ऊपर अपडेट करवाना है कि अपना नेशनल टैक्स, ताकि कनेक्शन तो भले किसी और के नाम पर हो लेकिन वो ये साबित कर सके कनेक्शन उसके नाम पर है, मैंने एक जगह किराए पे ली हुई है, मैं क्या करता हूँ उसका रेंट पे करता हूँ, और फिर वो उसको अपना एड्रेस मतलब जहाँ वो रहता है, चूंकि तो किराए की जगह है ना, तो उसको अपना एड्रेस भी डिक्लेयर करना है यार। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, अगर जगह किराए की हो तो फिर कम से कम कनेक्शन बिल के ऊपर आपका नाम भले ना आए, NTN कम से कम हो, ताकि ये शो हो सके कि ये टैक्स रिलीफ कौन क्लेम करेगा, इससे जिसका NTN होगा वही क्लेम करेगा। अच्छा अब एक मिनट थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मसले बयान कर दो, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा आप। इनवॉइस थी जनवरी, रिसीव हो गई जनवरी में, अनसेटल्ड रही, इनपुट टैक्स एडमिसिबल क्योंकि अभी 180 दिन नहीं गुजरे। इनवॉइस थी जनवरी की, जनवरी के महीने में रिसीव नहीं हुई, प्रैक्टिकली समझ लो 15 फरवरी तक भी रिसीव नहीं हुई जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो इसका मतलब जनवरी की इनवॉइस थी, गुड्स आप जनवरी में परचेज कर चुके थे, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है ना इनवॉइस, इनवॉइस के बगैर आप इनपुट टैक्स क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो आपको इनवॉइस मिली लेट, क्या हो गया, इनवॉइस मिली लेट, देर से, और देर से इतनी लेट मिली कि आप 15 तारीख भी आपकी गुजर चुकी, समझे बात या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इनवॉइस मिली आपको देर से, जनवरी की इनवॉइस थी, 15 तारीख गुजर गई फरवरी की, और आप उसको जनवरी का रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो अब आप कब डिक्लेयर करेंगे? फरवरी रिटर्न फाइल करते हो। फर्ज करें फरवरी भी गुजर, फरवरी का रिटर्न टाइम भी गुजर गया, कब करेंगे? मार्च का रिटर्न फाइल करते वक्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यानी अगर एक इनवॉइस जो डिक्लेयर ही ना हुई, देखो तीन बातें आ रही हैं इसमें। इनवॉइस डिक्लेयर हुई थी, इनपुट टैक्स क्लेम किया था, वो इनपुट टैक्स लिमिट से क्या था, ज्यादा था, कैरी फॉरवर्ड हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इनवॉइस डिक्लेयर हुई थी, इनपुट टैक्स हमने अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर लिया था, अभी इनवॉइस सेटल नहीं हुई, 180 दिन का वक्त अप्लाई होगा, इनपुट टैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हम क्या कह रहे हैं, इनवॉइस सिरे से डिक्लेयर ही नहीं हुई, तो इनवॉइस जब सिस्टम में गई नहीं, एफबीआई का सिस्टम जो, उसमें आपने इनवॉइस जब रखी नहीं तो उसका इनपुट टैक्स आपने क्लेम नहीं किया, तो इनवॉइस थी जनवरी, डिक्लेयरिंग ओमिट हो गई, लेट रिसीव हुई, कहीं पर क्या हो गई, जेब में रख के आ रहे थे, बारिश हो गई, जाया हो गई इनवॉइस, कुछ भी कह सकते हैं, कोई ना कोई रीजन था डिक्लेरेशन ना हो। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो इनवॉइस इनवॉइस इशू हुई थी, डिक्लेयर नहीं, तो अब उसको डिक्लेयर करने का वक्त कितना है, 6 महीने। मैं कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा, फिर बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड तो जब होगा जब इनपुट टैक्स क्लेम हो चुका हो, लिमिट से ज्यादा हो, तो डिफरेंस, जब कल जो डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड किया था, उस कैरी फॉरवर्ड की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये इनवॉइस डिक्लेरेशन का वक्त है। अगर जो इनवॉइस जिस मंथ की हो उस मंथ में डिक्लेयर ना हो सके तो उसको आप आने वाले 6 महीने, 6 टैक्स पीरियड, क्योंकि सेल टैक्स में एक टैक्स पीरियड 1 महीने के बराबर है, तो उसको आप आने वाले 6 टैक्स पीरियड में डिक्लेयर कर सकते। लिखा हुआ क्या है, where a registered person did not deduct input tax within the relevant tax period, he may claim such input tax in the return for any of the next 6 tax period। ठीक है जी, मैं फिर बोल दूं, गलती मत कीजिएगा, जनवरी का रिटर्न फाइल कब हो रहा है, फरवरी,
तो वो जनवरी की इनवॉइस आप जनवरी के रिटर्न फाइल करते हो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कब डिक्लेयर करें? फरवरी का रिटर्न फाइल करते वक्त मार्च में, आवाज नहीं आ रही, या मार्च का रिटर्न फाइल करते वक्त अप्रैल में, या अप्रैल का रिटर्न फाइल करते वक्त मई में, या मई का रिटर्न फाइल करते वक्त जून में, या जून का रिटर्न फाइल करते वक्त जुलाई में, या जुलाई का रिटर्न फाइल करते वक्त अगस्त। बात क्लियर है? इनवॉइस थी जनवरी की, जनवरी रिटर्न फाइल कब होना है? फरवरी में। जनवरी में आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो अब अगर क्या करें आप उसको फरवरी का रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर करें मार्च में, मार्च का रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर करें मई में, सॉरी अप्रैल में, अप्रैल रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर करें मई में, मई का रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर करें जून में, जून का रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर करें जुलाई में, या फिर जुलाई का रिटर्न फाइल करते हुए डिक्लेयर करें अगस्त। तो मंथ, जिस मंथ का रिटर्न है वो देखना है। तो जनवरी के बाद आने वाले 6 टैक्स पीरियड कौन से हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब अगर इस इनवॉइस को आखिरी छठे महीने में डिक्लेयर करना है तो वो जून का महीना है, और जून का रिटर्न फाइल कब होगा? सॉरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का रिटर्न फाइल कब होगा? अगस्त। ठीक है, तो उसको आने वाले 6 टैक्स पीरियड में डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर कहता है ऑल्टरनेटिवली, अगर आप इस तरीके से उस इनवॉइस को सिस्टम में इंटर किए बगैर नहीं डिक्लेयर कर सके, डिक्लेयर नहीं हो सके, ओमिट ही होगा, ये 6 पीरियड भी निकल गए समझ लें इस तरह, तो फिर क्या करें? द रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर द रिफंड विद इन 1 ईयर अंडर सेक्शन 66। आमतौर पर रिफंड किसका इनपुट टैक्स होता है? जीरो रेटेड का। लेकिन ये नॉर्मल गुड्स का इनपुट टैक्स, यानी ऐसी इनवॉइस का इनपुट टैक्स जो आपने डिक्लेयर ही नहीं की, उसका इनपुट टैक्स आप रिफंड ले सकते हैं अगर वो डिक्लेयर ना हो चुकी हो विद इन 1 ईयर। तो आप उसके रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके। द कमिश्नर हैज पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ दीज टाइम लिमिट्स इन स्पेशल केसेस। कमिश्नर चाहे तो इस टैक्स 6 टैक्स पीरियड के बाद भी आपकी इनवॉइस के डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर ले। कमिश्नर चाहे तो 1 साल बाद आने पर भी आपको क्या करे? रिफंड दे दे, लेकिन वो कमिश्नर की अपनी जवाबदेही होगी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये अब हम वो सिचुएशंस पढ़ने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसको इस एरिया को पढ़ते वक्त आपका माइंडसेट क्या बनना चाहिए? बतौर बिजनेस, ये माइंडसेट नहीं बना तो बात नहीं बनी। बतौर, आप जिस जिस चीज पर, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप चीजें बेचते हो सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं। बतौर बिजनेस अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या आप चीजें बेचते हो सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो बतौर बिजनेस आपकी ख्वाहिश क्या होगी? बतौर बिजनेस आपकी ख्वाहिश होगी आप बिजनेस के लिए जो कुछ खरीद रहे हैं, बिजनेस के लिए आप जो कुछ खरीद रहे हैं उन सब पे जो आपने सेल टैक्स पे किया है वो इनपुट टैक्स के तौर पर क्या कर लिया? क्लेम कर लिया। ये ख्वाहिश होगी कि आउटपुट टैक्स उसमें से इनपुट टैक्स, तो ऐसा नहीं। बतौर बिजनेस आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं सब कुछ पे आप इनपुट टैक्स पे नहीं कर सकते। जैसे कुछ तस्करे तो पीछे हो गया, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वहीकल्स। तो अगर आपने व्हीकल खरीदा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, आपने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस यूज के लिए, टैक्स इनकम टैक्स के लिहाज से वो डेप्रीशिएबल एसेट है, लेकिन उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ये बात कहाँ लिखी हुई? यहाँ लिखी। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह सोचना है, दिमाग चलाना है कि बतौर बिजनेस मेरी ख्वाहिश होगी कि मैंने जो खरीदा उस पर जितना इनपुट टैक्स पे किया मुझे क्लेम करना है, अनलेस कि किसी चीज का इनपुट टैक्स क्लेम करने से मुझे रोक दिया जाए। तो मुझे रोका जा रहा है, खबरदार, एग्जाम गुड्स से रिलेट करने वाला इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इन द फॉलोइंग केसेस अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिक्लेम रिटर्न एज इनपुट टैक्स। पहला पॉइंट क्या मिल गया? अगर इनपुट टैक्स बिलोंग करता है एग्जाम्ड गुड्स से या एग्जाम्ड सर्विसेज से जो आप दे रहे हैं, आप वो क्लेम नहीं कर सकते।
कल किया हमने, अपोर्शनमेंट किया हमने वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया, मतलब ये पॉइंट तो हमने पहले ही समझ लिया था। अच्छा देखिएगा, सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज और एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनका ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाईज जनरेट करने से नहीं है। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, एम्प्लॉइज को आप चाय पिलाते हैं, चाय की पत्ती आपने खरीदी है, इनपुट टैक्स आपने पे किया है, लेकिन क्या आपका बिजनेस चाय की पत्ती बेचना है? वो तो चाय की आपने कंजम्पशन कर ली ना, एक तरीके से आप चाय के क्या बन गए, एंड यूजर बन गए। आपने मिल्क पैक का डब्बा खरीदा, उस पर भी सेल टैक्स पे किया। आपने अपने बिजनेस के लिए क्या किया, केटल परचेज, क्रॉकरी परचेज की, ग्लासेस परचेज किए। ये तमाम आइटम ये क्या है, क्या ये आप बेच रहे हैं, ये आपकी इन्वेंट्री है, या आपका बिजनेस इसको आम कंज्यूमर की तरह इस्तेमाल कर रहा है? आम कंज्यूमर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब आप साबुन खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, आप वॉशिंग पाउडर खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, आप हैंड वॉश परचेज करेंगे अपने बिजनेस के लिए, सफाई सुथराई का सामान खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, ये सारे आइटम आप परचेज करेंगे। बिजनेस को भी इस तरह के आइटम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह के आइटम जो आप रखेंगे, टिश्यू पेपर आप रखेंगे अपने पास इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है जी। जरूरत पड़ने पे आपने पानी की बोतल क्या कर ली, नेस्ले की खरीद के दे दी, किसी कस्टमर को पिला दी फॉर एग्जांपल, या एम्प्लॉयज को पिला दी, जरूरत पड़ने पे नहीं मिल रहा पानी, तो वो सब इनपुट टैक्स आपने दिया तो है, लेकिन वो इनपुट टैक्स किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आसान फार्मूला बता रहा हूँ, 99.99% ये फार्मूला क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि वहां पर आप क्या बन गए। तो अगर किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस किसी प्रोडक्ट का क्या बन जाए, एंड कंज्यूमर, तो वो उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते जब तक के लॉ ना चाहे। गुंजाइश लॉ ही निकालेगा। फिर अब जहां जहां आप एंड कंज्यूमर भी हो लेकिन फिर भी इनपुट टैक्स क्लेम होता हुआ देख रहे हो, तो अच्छी बात है, करते रहो, कोई टेंशन नहीं। आपकी तो ख्वाहिश होगी मैं करूं इनपुट टैक्स क्लेम, हर चीज का ही कर लूं, लेकिन जब अगर जिस चीज से आपको रोक दिया जाए आप नहीं करेंगे। टिश्यू पेपर्स परचेज बाय मैन्युफैक्चरर फॉर हिज ओन यूज। आप कौन है, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर किस चीज के, टिश्यू पेपर के? नहीं भाई, आपने ऑफिस में रखने के लिए टिश्यू पेपर रखा है, आपने गाड़ी में रखने के लिए टिश्यू पेपर रखा है, ठीक है जी। तो जो आपने टिश्यू पेपर खरीदा है, लेकिन क्या आप वो टिश्यू पेपर आपकी प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा, क्या वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडिशन हो जाएगा? हाँ, लेकिन प्लांट और मशीनरी, उसकी जो डेप्रीसिएशन होगी वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का क्या बन रहा है, पार्ट बन रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। समझ पा रहे हैं बात ही नहीं। लेकिन टिश्यू पेपर का कोई रोल नहीं है आपके बिजनेस की टैक्सेबल सप्लाईज जनरेट करने के। हाँ, लेकिन सोचो, इनवॉइसेस, इनवॉइस वो कागज है जो आप कस्टमर को इशू कर रहे हैं, तो इनवॉइस इशू किए बगैर आप बिल, इनवॉइस इशू किए बगैर आप सेल टैक्स चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब ये जो कागज आपने खरीदा है इनवॉइस इशू करने के लिए, इस कागज पे आपने क्या पे किया, सेल्स टैक्स, वो आपका इनपुट टैक्स है। तो क्या आप इसी कागज के ऊपर क्या कर रहे हैं, सेल्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, आप वो ऑफिस स्टेशनरी का आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं कुछ हद तक। समझ पा रहे हैं, सेंस बन रहा है इस बात का या नहीं? ये सेंस बनता रहेगा। वो मशीन जो आपने खरीदी है पीओएस सिस्टम वाली, इंपोर्ट करोगे तो एग्जेम्प्ट है, कोई इनपुट टैक्स नहीं है, लोकली परचेज करोगे तो सेल टैक्स तुमने पे किया होगा, तो उस पीओएस सिस्टम वाली मशीन का इनपुट टैक्स आप क्या कर लोगे, क्लेम कर लोगे, क्योंकि उस मशीन से तो आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस निकल रही है, उसके बगैर आप इनवॉइस कैसे इशू कर सकते हो? तो वो मशीन भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने में अपना हिस्सा ला रही है, यस और नो। इस तरीके से सोचना है आपने इस चीज। अच्छा जी, तो लिखा हुआ है इन दिस केस ही विल बी अ डायरेक्ट कंज्यूमर ऑफ सच गुड्स हु कैन नॉट रिक्लेम इनपुट टैक्स। सेल्स टैक्स इनवॉइसेस, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज in respect of which input tax adjustment is barred under the
रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ। क्या मतलब? मैंने आपको शुरू में सेल टैक्स प्राप्त तक बताया था कि एक सेल्स टैक्स हमारा फेडरल है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अप्लाई होता है गुड्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है सिर्फ इस्लामाबाद, लेकिन बाकी पूरे मुल्क के अंदर सर्विसेज के ऊपर सिंध में सिंध सर्विस सेल टैक्स, पंजाब में पंजाब सर्विस है, केपी में केपी की, इस तरह बलूचिस्तान में बलूचिस्तान। तो मिसाल के तौर पर आपने टीसीएस के थ्रू अपना सैंपल भेजा, किसको? अपने कस्टमर। जो टीसीएस आपने किया उस पर आपको सेल्स टैक्स लग गया सिंध सर्विस सेल्स टैक्स के लॉ के तहत। क्या वो सिंध सर्विस सेल्स टैक्स के लॉ के तहत पे होने वाला सेल्स टैक्स आपका इनपुट टैक्स है? क्या आप उस इनपुट टैक्स को जो कि आपने सिंध गवर्नमेंट को पे किया है, वफाक वाले फेडरल वाले आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हो? तो जवाब है हाँ, कर सकते हो। अगर 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 ऐसा करने से सिंध सर्विस सेल्स टैक्स एक्ट ने मना ना किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्विसेज के ऊपर जो सेल टैक्स देंगे, अगर वो सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने के लिए, तो उन सर्विसेज पे दिए गए सेल्स टैक्स को हम अपने आउटपुट टैक्स से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप गए कस्टम डिपार्टमेंट, आपको कस्टम की नॉलेज नहीं है, आपने कस्टम में अपना सामान क्लियर करवाने के लिए एक एजेंट का कर लिया, हायर कर लिया। वो एजेंट क्या दे रहा है आपको? सर्विसेज। तो जब वो एजेंट आपको आपकी गुड्स क्लियर करवा देगा तो वो आपको अपनी सर्विस का बिल देगा, उस बिल के अंदर वो 13% आपसे सेल्स टैक्स चार्ज करेगा अंडर सिंध सर्विस सेल्स टैक्स एक्ट। सही? वो भी वो किस पे दिया आपने? इम्पोर्टेड, आपने गुड्स इंपोर्ट की थी ताकि आप उनको आगे बेच सके। एजेंट अपॉइंट ना करते तो वो गुड्स आप सही तरह क्लियर नहीं करवाते। ये जो आपने एजेंट को सेल टैक्स दिया है, ये तो गया है सिंध हुकूमत की जेब में, और जो इम्पोर्ट स्टेज पे दिया है आपने कस्टम को, वो गया है किसकी जेब में? वफाक की जेब में। ये दोनों आपके इनपुट टैक्स। तो जब आप ये गुड्स आगे बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे और इस इनपुट टैक्स को आप क्या कर लेंगे? क्लेम कर लेंगे। हाँ, अगर सिंध गवर्नमेंट का लॉ ये बोल दे नहीं भाई, कस्टम वाला सेल्स टैक्स जो है उसको आप फेडरल वाले टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? क्या सिंध के सर्विस सेल्स टैक्स के लॉ ने ऐसा करने को रोका हुआ है? अगर रोका हुआ है तो आप नहीं कर सकते, और नहीं रोका हुआ तो आप एडजस्ट कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, इनपुट टैक्स ऑन फेक इनवॉइसेस। जब एक सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं था तो लोग क्या करते थे? जाली इनवॉइसेस, फ्रॉड करते थे, यानी कोई चीज खरीदी नहीं है, बोला है मैंने जीरो रेट सप्लाई की, आउटपुट टैक्स मेरा क्या है? जीरो, ये मेरी इनवॉइस है, ये मेरा इनपुट टैक्स रिफंड कर। मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। मैं एक बिजनेस हूँ, मैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड, अमान भाई मुझे आते हैं मेरे पास, यार मुझे 100 इनवॉइसेस दे दो, मैं इनवॉइसेस बेच रहा हूँ आप। लोगों ने ऐसे कारोबार भी किए। किस चीज के कारोबार किए? इनवॉइसेस बेचने, यानी जाली इनवॉइसेस बेचने का कारोबार है आपका, ताकि आप टैक्स डिपार्टमेंट से सेल्स टैक्स रिफंड ले सकें। बारात, तो अगर जैसे पता लग जाए इनवॉइस क्या थी? फेक थी। अब इसका मतलब ये नहीं, देखो समझना, इसमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर या तो इनिशियली आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने नहीं दिया जाएगा, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके होंगे, बाद में खबर लगने पर आपका वो इनपुट टैक्स डिसअलाउ किया जाएगा। ये सिचुएशन का मतलब ये नहीं कि इनिशियल स्टेज पे डिसअलाउ हो जाएगा, नहीं। इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आप हो सकता है इनपुट टैक्स भी क्लेम कर चुके हो, लेकिन बाद में खबर लगने पर वो डिसअलाउ हो। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैड नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द सप्लायर।
आप आपके सप्लायर ने आपसे आउटपुट टैक्स चार्ज किया, वो बन गया आपका इनपुट टैक्स, आपको टैक्स इनवॉइस मिल गई, वो इनवॉइस आपने क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। लेकिन मसला क्या था कि आपको तो उसने सेल टैक्स चार्ज कर दिया, लेकिन आपसे सेल टैक्स चार्ज करके उसने एफबीआर को जमा नहीं करवाया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब वो कहता है कि जिस चीज को तुम इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम करना चाहते हो, पहले वो हमारी जेब में आ गया। अगर वो हमारी जेब में नहीं आया तो हम इनपुट टैक्स में अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा केस सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जबानी बता रहा हूं। आपने टैक्स इनवॉइस इशू की, आप सप्लायर है, आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया, आपने आउटपुट टैक्स के अमाउंट को गवर्नमेंट ट्रेजरी में क्या करवा दिया, जमा करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे इनवॉइस दे दी, वो इनवॉइस मेरे लिए क्या बन गई, परचेज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। मैं उसको डिक्लेयर करूंगा फॉर इनपुट टैक्स। लेकिन एक मसला और भी है, क्योंकि मैं भी इंटर करूंगा सिस्टम में, आप भी इंटर करोगे सिस्टम में, तो आपने इनवॉइस मुझे तो इशू कर दी है, मुझे वो इनवॉइस मिल गई है, मैंने सिस्टम में इंटर कर दी है इनवॉइस, लेकिन वो इनवॉइस बतौर आउटपुट टैक्स अपने अपने आउटपुट टैक्स में डिक्लेयर नहीं। सिस्टम बोलेगा कुछ मसला हो रहा है, मतलब सिस्टम बोल रहा है ये क्रॉस मैच नहीं हो रहा। क्या मतलब, जिसको तुम अपना इनपुट टैक्स बोल रहे हो उसको कोई अपना आउटपुट टैक्स नहीं बोल रहा। इसका मतलब ये ना, जिस चीज को मैं इनपुट टैक्स के तौर पर डिक्लेयर करूंगा, किसी ने तो सिस्टम में उसको अपना आउटपुट टैक्स बोला होगा, कि जो मेरा इनपुट टैक्स है वो किसी और का आउटपुट टैक्स। क्या ख्याल है आप सब? तो इस तरह एफबीआर का सिस्टम है, वो क्या करता है, क्रॉस मैचिंग करता है किस चीज की, सेल्स टैक्स रिटर्न की, कि जिसको मैं इनपुट टैक्स बोल रहा हूँ वो किसी का आउटपुट टैक्स। तो टैक्स इनवॉइस मैंने तो इंटर कर दिया, आपने इंटर नहीं किया, क्या आ गई, डिस्क्रिपेंसी आ गई। क्या आ गई, डिस्क्रिपेंसी, मतलब मसला आ गया, प्रॉब्लम आ गया कि भाई तुम जिसको इनपुट टैक्स बोल रहे हो, ऐसे करके यूं करके निशान बना हुआ आ गया। ये कभी कभी आप सिस्टम में देखते ना, ऐसे करके यूं करके एक त्रिकोण करके निशान बना हुआ था, उस पर ऐसे करके मार्क लगा हुआ था, नहीं? ये निशान क्या करता है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है कि मसला है। येलो कलर का ऐसा बना हुआ जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या, डिस्क्रिपेंसी आ गई, इसको बोलेंगे डिस्क्रिपेंसी। अब अब क्या होगा, इनपुट टैक्स आपको अलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। किस बुनियाद पर, प्रोविजनल, क्योंकि आपके पास इनवॉइस है सबूत के तौर पर, तो हम आपकी इनवॉइस से भरोसा कर रहे हैं और आपको इनपुट टैक्स अलाउ कर, डिस्क्रिपेंसी होने के बावजूद भी। क्लियर? लेकिन अब आपको एक काम करना है, आपने अपने सप्लायर को कॉल करनी है, उसको परसुएड करना है कि जब अगला मंथ का वो रिटर्न फाइल कर रहा हो, तो अगली मंथ की 10 तारीख को, जनवरी के रिटर्न फाइल किया फरवरी में, तो फरवरी कब फाइल करेगा, मार्च में, तो मार्च की 10 तारीख को वो इस आउटपुट टैक्स को डिक्लेयर कर दे, ताकि सिस्टम के अंदर 10 तारीख तक क्या हो जाए, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाए। अगर आपके सप्लायर ने अगले मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त 10 तारीख को ये डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं की, तो सिस्टम आपका इनपुट टैक्स रिवर्स कर दे, डिसअलाउ कर दे। बेटा ये बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं है? तो लिखा हुआ है, परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट or input tax of which is not verifiable in the supply chain. CREST is what? Computerized risk-based evaluation of sales tax, is a computerized program of sales tax department for analyzing and cross-matching of sales tax return. उसके बाद क्या है भाई, goods and services may be specified by the FBR which have not been declared by the supplier in his return at the time of filing of return by the buyer. बाज दफा आपको इनवॉइसेस डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, आपको ये भी बताना पड़ता है आपने कौन कौन से आइटम बेचे, वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज आपने दी हैं, उनके बारे में
तो एफबीआर की तरफ से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड है जिनको रिटर्न फाइल करते वक्त उनकी गुड्स की मालूमात भी देनी है, खाली इनवॉइस डिक्लेयर नहीं करनी कि आपने कौन सी गुड्स बेची हैं ये भी डिक्लेयर करना। मिसाल के तौर पर अगर आप कौन है बैटरी बनाने वाले हैं तो आपने इस साल कितनी बैटरी मैन्युफैक्चर की है बनाई है। आउटपुट आपका इस तरह क्या हो, काउंट हो इकोनॉमी के अंदर। जीडीपी का डेटा मिला है किसको, एफपीआर। डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट मैंने आपको जबानी बता दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा फिर बाद, ठीक है। उसके बाद इनपुट टैक्स पेड ऑन परचेजेस इफ ही फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, पता है। अब कुछ पॉइंट आपको बड़े अजीब लगेंगे, ये क्या बात है, ये सारे पॉइंट्स प्रोसीजर से बिलोंग करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, फिर सुन लीजिएगा इस बात को। आप इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं, बाद में आपकी कोई फाइल खुलती है ऑडिट वगैरह के सिलसिले में, उसमें आपसे कोई फर्दर मालूमात अगर ली जाती है और वो आप देने में क्या रहे, नाकाम रहे, तो आपका माजी में क्लेम किया हुआ इनपुट टैक्स डिसअलाउ है। तो जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कुछ केसेस में तो हम इनिशियली इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते और कुछ केसेस में हम क्लेम कर चुके होंगे, बाद में डिसअलाउ किया जाए। ये सिचुएशन हमें समझनी पड़ेगी भाई, ये इस तरह लिखी हुई है सिचुएशन। अच्छा जी, उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स पेड कैन नॉट बी एडजस्टेड एज इनपुट। देखो अब पहले आपके पास अब तक नॉर्मल सेल टैक्स के अलावा तीसरा सेल टैक्स आ गया है। नॉर्मल के अलावा 3% फर्दर ये हम चार्ज करते हैं अनरजिस्टर्ड जो बायर होता है उसको। अच्छा उसके बाद अगर आप कमर्शियल इंपोर्ट हो तो आप इंपोर्ट स्टेज पर 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स। ये बिजली के बिलों के अंदर आप बड़ा शोर सुन रहे हैं ना, उस शोर में एक शोर एक्स्ट्रा टैक्स का भी, और ये नया नहीं है, बहुत पहले का। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कुछ और चीज है, उसकी बात नहीं करते। अब एक्स्ट्रा टैक्स का मतलब क्या है, 17 के ऊपर कोई और टैक्स लेना, एक्स्ट्रा बोलकर। अच्छा अब जरा समझिएगा बात, मेरी बात जरा गौर सुनिएगा, वो जो सरकार हो, आप हैं रिटेलर और आप स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एग्जेम्प्ट हो गए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन से, और अब आप गुड्स बेचते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हुकूमत आपसे सेल टैक्स लेगी, कैसे, आपके बिजली के बिलों में शामिल। तो भाई बिजली के बिल में सेल टैक्स तो मेरे घर का भी लग रहा है, आपके दुकान का भी लग रहा है, इनकी दुकान का भी लग रहा है। तो फिर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि आप रिटेलर हैं और स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है, यानी आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे सेल टैक्स पर्पज के लिए। तो अब आपके ऊपर हम सेल टैक्स का बर्डन बढ़ा देंगे आपके बिलों पे। हम आपसे 5% एक्स्ट्रा सेल टैक्स और लेंगे। तो जरा समझिएगा कहानी कहाँ पहुंच रही है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आप कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। 17 लगा आपके ऊपर नॉर्मल, 3 लगा फर्दर, 5 लगा एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ लगी नहीं लगी, 17 लगा नॉर्मल, 3 लगा फर्दर, फर्दर क्यों लगा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड, और 5 लगा एक्स्ट्रा। तो सेल्स टैक्स के भी 3 हिस्से लग रहे हैं आपके पास जाके। फिर इनकम टैक्स अलग लगेगा, फिर टेलीविजन की फीस अलग लग कर आएगी, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज अलग लग कर आएगा। बड़ी कहानी है, मतलब इस पर मैं आपको जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कौन है, रिटेलर हैं जो कि स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है, टीयर 1 रिटेलर नहीं है, और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो अब आपका बिजली का बिल जो होगा उस पर 17 नॉर्मल होगा, 3 फर्दर होगा अनरजिस्टर्ड होने की वजह से, 5 या एक और अमाउंट अभी आएगा आपके सामने, वो लग जाएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा टैक्स की कोई ना कोई रीजन हो सकती है। अब यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल दी, मतलब आप तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है वो ऐसे बिजनेस के लिए हो रही है जो रजिस्टर्ड हो। मैंने मिसाल आपको दी है जानबूझ के रिटेलर वाली, जाहिर बात है रिटेलर तो कोई खुद को सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, तो वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अब मैं मिसाल दे रहा हूं आपको ऐसे बिजनेस की जो रजिस्टर्ड होंगे फिर भी क्या दे रहे होंगे, एक्स्ट्रा टैक्स। तो अगर आपने किसी चीज को खरीदते वक्त या किसी बिजली के बिल पर रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी क्या दिया है,
एक्स्ट्रा टैक्स दिए, तो आप नॉर्मल सेल टैक्स को तो क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स के तौर पर, क्योंकि आप रजिस्टर्ड है, लेकिन आप एक्स्ट्रा सेल टैक्स को इनपुट टैक्स के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। तो आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The federal government may collect extra tax on any specified item up to a maximum of 17% in addition to normal sales tax। क्या मतलब? नॉर्मल सेल टैक्स रेट कितना है? 17। 17 के ऊपर एक्स्ट्रा कितना वसूल कर सकते हैं? 17 और कितना हो गया? 34। यानी मतलब एक्स्ट्रा टैक्स का रेट 17 से एक्सीड नहीं कर सकता। 17 नॉर्मल, एक्स्ट्रा चाहे तो 2% है, एक्स्ट्रा चाहे तो 4% है, एक्स्ट्रा चाहे तो 5% है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक्स्ट्रा कितना हो सकता है? 17। समझे बात या नहीं? अच्छा, अब आप बोलेंगे एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल आपके सामने, एक्स्ट्रा टैक्स लेवीड at 5% on supplies of electric power and natural gas to unregistered person or to the person not included active taxpayer list having industrial or commercial connection whose bill in any month exceeds 15,000। ठीक है, अगर आप पर कभी भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा है लेकिन बाद में आप सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आप उस सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स के तौर पर क्लेम करना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, आप सारा नहीं होगा माजी में, उसकी एक टाइम फ्रेम है, लिमिट है, वो भी आपके सामने है। ठीक है, लेकिन फर्ज कर लें अगर आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगा है और आप रजिस्टर्ड पर्सन भी हैं और आप आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो आप उस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट अपना नॉर्मल इनपुट टैक्स एडजस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा एडजस्ट नहीं कर सकते। देखो भाई, मिक्स मत करना, एक्स्ट्रा किसी और चीज का नाम है, फर्दर किसी और चीज का नाम है, मिनिमम वैल्यू एडिशन किसी और चीज का। उसके बाद हाउएवर एक्स्ट्रा टैक्स at 5% shall not be charged in case of supply of natural gas to CNG station and supply of electric power to government, semi government and statutory regulatory bodies। ये वो इदारे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, ये तो खुद ऐसी सर्विस सप्लाई नहीं करते इसमें सेल टैक्स लगे, तो मतलब इन इदारों के ऊपर 5% एक्स्ट्रा टैक्स सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। अच्छा, व्हीकल्स क्लियर लिखा हुआ है, अगर व्हीकल्स जो हैं वो आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, अगर आप व्हीकल के डीलर नहीं, तो आप व्हीकल का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने व्हीकल लिए, अपने रेंट कार का बिजनेस के लिए आपने व्हीकल लिया, आप व्हीकल से बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप रेंट चार्ज कर रहे हैं उस पर कोई सर्विस सेल टैक्स दे रहे हैं नहीं, आप व्हीकल का इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। चले आप रेंट कार का बिजनेस भी नहीं कर रहे, आप व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में गुड्स डिलीवर करने के लिए, एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए, एडमिन सर्विस देने के लिए, तो व्हीकल आपके बिजनेस यूज में है, आप उस व्हीकल की एक तरह से क्या है? एंड कंज्यूमर। हाँ, वो आपके बिजनेस के डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, उनका आप क्या करें? इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन क्लेम करें, कोई मसला नहीं। वो व्हीकल जो आपने अपने एम्प्लॉयज को दिए गए, तो इन तमाम व्हीकल का जो सेल्स टैक्स होगा वो नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल होगा, वो उनकी कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा IAS 16 के हिसाब से भी और टैक्स लॉ के हिसाब से। याद है ना कि नहीं याद? अच्छा, तो अगर व्हीकल्स आपके पास मौजूद हैं बिजनेस के अंदर अदरवाइज देन स्टॉक इट। हाँ, अगर आप व्हीकल के डीलर हैं तो कंपनी ने आपको गाड़ी बेचते वक्त सेल टैक्स चार्ज किया, आप अपने कस्टमर को गाड़ी बेचते वक्त सेल टैक्स चार्ज करें, आउटपुट टैक्स चार्ज करें, इनपुट टैक्स क्लेम करें। अब एक व्हीकल है जो आप देखते हैं स्टोर के अंदर सामान को उठाकर एक जगह से, ये वो फोक लिफ्टिंग व्हीकल जिसपे जो है गाड़ी उठा के ले जाई जाती है ना, सड़कों पर पुलिस वाले गाड़ी उठा लेते हैं और ऐसे उठा के उसको कहीं ना कहीं किसी और गलत जगह पार्क कर दी हो तो गाड़ी उठाई जाती है। अब ये गाड़ी भी है, गाड़ी जिसमें पहिए लगे होते हैं गाड़ी करते हैं, लेकिन मेन इसका काम जो है वो गाड़ी नहीं है, बल्कि मेन काम इसका जो है वो क्या है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, और ज्यादातर ये हमारे बिजनेस की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगी, और ये इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव, तो इट मींस ये हमारी टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने में क्या आ रही है? काम आ रही है। लिहाजा अगर आपके बिजनेस ने क्या खरीदा हुआ है? फोक लिफ्टिंग व्हीकल, तो उसका इनपुट टैक्स क्या होगा? क्लेम होगा।
फोक लिफ्टिंग व्हीकल इज ट्रीटेड एज मशीनरी एज पर appellate authorities decision and therefore input tax can be claimed on फोक लिफ्टिंग व्हीकल। मतलब एक प्रेसिडेंस मौजूद है कोर्ट का जिसमें फोक लिफ्टिंग व्हीकल को व्हीकल नहीं बल्कि प्लांट एंड मशीनरी कहा गया। तो अगर आपकी सप्लाईज टैक्सेबल है तो फोक लिफ्टिंग व्हीकल पे टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने में क्या आ रहा है, काम आ रहा है, तो लिहाजा उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम करें। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग सीमेंट, पेंट, इलेक्ट्रिक, गैस अप्लायंसेस, पाइप्स, सैनिटरी फिटिंग्स, अदरवाइज इन स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप सीमेंट, आप फैक्ट्री बनाने के लिए सीमेंट खरीदते हैं, सरिया खरीदते हैं, पेंट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक और गैस अप्लायंसेस खरीदते हैं, पाइप के सैनिटरी फिटिंग खरीदते हैं, इन सब का इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है। हाँ, अगर ये सारा सामान हम खरीदने आगे बेचने के लिए तो सही है, अब वो इनपुट टैक्स आपका इनपुट टैक्स है, बेचते वक्त आउटपुट टैक्स चार्ज करें और इनपुट टैक्स कर ले, आप क्लेम कर लेंगे। तो ख्याल दो जगह लफ्ज आ गया अदरवाइज इन स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब अगर यही सामान बतौर स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाए तो सेल टैक्स क्या होगा, चार्ज। However, input tax can be claimed on prefabricated buildings. कंटेनर, खान साहब का कंटेनर जिसमें रहने के लिए जगह भी बनी हुई थी, उसके ऊपर जलसा भी हो रहा था। आप देखते हैं ना अक्सर साइट्स जहां पर माइनिंग चल रही हो वहां पर रहने के लिए क्या लगे होते हैं, कंटेनर, जिसमें घर बना होता है, कंटेनर के अंदर वो पूरा घर बना देते हैं। या किसी जगह कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो तो वहां पर वो अपना ऑफिस खोलने के लिए वक्ती तौर पर कंटेनर के अंदर, तो ऐसी बिल्डिंग को बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड। इस बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल होने के बाद इसको किसी और को डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है। तो लिहाजा इस बिल्डिंग का आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे अगर ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने में क्या आ रही है, काम आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट रिड्यूस रेट अंडर 8 शेड्यूल। अगर आपने मशीनरी इंपोर्ट की किस मकसद के लिए, एग्रीकल्चर के मकसद के लिए, तो आपका एग्रीकल्चर आउटपुट क्या है, एग्जेम्प्ट। पहला उसूल तो यही है कि आप उस पर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो आपका इनपुट टैक्स वैसे लेट होंगे। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले कहा था अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे, यही हुआ ना इसका मतलब। लेकिन फर्ज करें इंपोर्ट करते वक्त उसका सेल टैक्स रेट कितना है, 17%, तो आप क्लेम कर लें। लेकिन अगर आपने 8 शेड्यूल जो कि रिड्यूस सेल्स टैक्स रेट का शेड्यूल है, जहां पर हम 17% से कम रेट पर गुड्स खरीदते वक्त सेल टैक्स का करते हैं, चार्ज करते हैं। तो अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं अंडर 8 शेड्यूल, आपने प्लांट मशीनरी परचेज किया है अंडर 8 शेड्यूल और इस्तेमाल किया है फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर पर्पस, तो अब वो भले आप गुड्स क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, फिर भी आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पूरा पूरा पॉइंट समझ। आमतौर पर एग्रीकल्चर सप्लाईज जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट, इनपुट टैक्स ऐड हो गया, खत्म था, सही। सर नहीं, हम तो एग्रीकल्चर, हम तो क्या करते हैं, आम एक्सपोर्ट करते हैं, या हम क्या करते हैं, सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, उसके लिए हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, अच्छा जी ओके, कितने रेट पर, 17%। आपका जो गुड सप्लाई हुआ वो जीरेटेड हो गया और आपका इनपुट टैक्स क्या हो गया, क्लेम। नंबर 3, हम सब्जियां क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने जो उसके लिए प्लांट और मशीनरी खरीदा था वो रिड्यूस रेट पर खरीदा था, फॉर एग्जांपल 8%। तो अब जीरो रेट सप्लाई होने के बावजूद भी हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, लॉ ने मना कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एग्जेम्प्ट ना हो, चार्जेबल टू सेल्स टैक्स हो 0%, तो फिर उस केस में हम प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स क्लेम करते वक्त देखेंगे हमने इसको नॉर्मल रेट पे इंपोर्ट किया था या रिड्यूस रेट। उसके बाद इनपुट टैक्स related to supplies of goods and services to unregistered person for which sales invoices do not bear NIC or NTN of the receipt। अगर आप गुड्स बेचें किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन उसका एड्रेस हमें नहीं पता है,
तो फिर हम आपको सजा देंगे, हम आपको उस इनवॉइस के बदले जो अपॉर्चनमेंट बन रही है ना, क्या हम कल अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली सेल को अपॉर्चनमेंट में शामिल नहीं कर रहे थे इनपुट टैक्स? याद करें कल की क्लास में, और हम भूल जाते हैं सर, नन्हे मुन्ने बच्चे सर। मैंने कहा था लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आप बताइए, कल आपने इनपुट टैक्स का परसेंटेज निकालने के लिए 4 मिलियन को डिवाइड किया था 9 मिलियन से। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो इस 4 मिलियन में 1 मिलियन की सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी हुई है। तो आपने गुड सप्लाई की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सेल टैक्स भी चार्ज किया, यस और नो। और इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट करते वक्त इस 1 मिलियन को आपने 4 मिलियन में क्या किया, शामिल किया, और 4 मिलियन को डिवाइड किया आपने किससे, 9 मिलियन से। अब 4 मिलियन 9 मिलियन का जितना परसेंटेज बनता है उतना आपने इनपुट टैक्स क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया। कितना, 6,34,667। अब फर्ज कर लें 1 मिलियन को आप डिवाइड करें 9 मिलियन से करें, सब लोग 1 मिलियन को डिवाइड करें 9 मिलियन से, मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1,428,000। 1,00,000। इसका मतलब क्या हुआ, इस इनपुट टैक्स जो कि 6,34,667 है, इसमें 1,58,667 रुपए अपोर्शन होकर आए हैं उन इनवॉइसेस की वजह से जो हमने इशू किए हैं, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई सुने, जवाब दें। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इन इनवॉइसेस, ये इनवॉइसेस हमने जिन कस्टमर्स को इशू किए उनका हमारे पास एनटीएन नंबर नहीं है, समझे, उनका हमारे पास एनटीएन नंबर नहीं है, तो इस पर हम आउटपुट टैक्स तो चार्ज करेंगे, लेकिन फिर अपोर्शनमेंट करते वक्त हम इसको 4 मिलियन नहीं लेंगे, 3 मिलियन, यानी हमारा इनपुट टैक्स क्लेम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस। कुछ समझे बात या नहीं? तो फिर हम 3 मिलियन एज अ परसेंटेज ऑफ 9 मिलियन इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे। कुछ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो लिखा हुआ है इनपुट टैक्स रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर विच हमने गुड्स बेची हैं, यस, हमने आउटपुट टैक्स भी क्या किया है, चार्ज किया है। और जब आउटपुट टैक्स चार्ज किया है तो उन सेल को हमने इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट में भी शामिल किया है। लेकिन अगर हम हमारे पास उस बायर का एनआईसी या एनटीएन नहीं है तो अपोर्शनमेंट में क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 मिलियन मल्टी, अगर फर्स्ट करें मैं बोल दी 1 मिलियन की जो इनवॉइस हमने इशू की है, इनमें जो बायर्स हैं इनका हमारे पास एनटीएन नंबर नहीं है या एनआईसी नहीं है, तो अपोर्शनमेंट जो इनपुट टैक्स की होगी वो 3 मिलियन डिवाइड बाय 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1,428,000 जो भी अमाउंट है उसकी बनेगी, और उतना इनपुट टैक्स क्लेम हुआ। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट ये? अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें एग्जाम में घुमा देना। वो बोलता है नहीं, आपने इनवॉइस जो की है 1 मिलियन की, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसमें से 5 लाख की इनवॉइस ऐसे हैं जिनका आपके पास एनटीएन और एनआईसी नहीं है। तो फिर अपोर्शनमेंट करते वक्त 4 मिलियन में से 5 लाख क्या कर दें, माइनस कर दें, बचा कितना, 3.5 मिलियन, उसको डिवाइड कर दें किससे, 9 मिलियन से। कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छा, उसके बाद यहां तक कोई मसला, any goods which the FBR may specify, the FBR has specified the following goods acquired otherwise in stock in trade by a registered person in respect of which input tax shall not be repaid. हर वो गुड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एफबीआर ने, देखो ये एफबीआर लिस्ट क्यों बना बना के जरा, इसलिए कि हम जो खरीदेंगे बतौर बिजनेस हमारा दिल होगा कि हम सबका इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे,
तो वो नाम ले लेके बोल रहा है इसका भी नहीं करो, इसका भी नहीं करो। उसूल तो बड़ा सिंपल था, जिस चीज के तुम एंड कंज्यूमर हो उसका नहीं करो। लेकिन बतौर बिजनेस हमारी ख्वाहिश होगी कि हम हर चीज का, अब इसमें हमें एसी का नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा, एसी का नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा, हम एसी का इनपुट कैसे कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। समझ आ रही है बात यार? अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है भाई? ऊपर बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग के मटेरियल का, सैनिटरी फिटिंग्स का, पाइप्स का, इन सब का इनपुट टैक्स हमने क्लेम नहीं किया। ठीक है जी। सीमेंट का। अच्छा अब नीचे आ रहा है फूड। मैंने कहा ना आपने KFC से अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या किया, बर्गर मंगवा लिया, सेल टैक्स चार्ज हुआ, इनपुट टैक्स है नो, क्योंकि वो बर्गर खा लिए सबने एंड कंज्यूमर बन के। बेवरेजेस, पेप्सी की बोतल आती रही। ठीक है। गारमेंट्स एंड कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट, आपने पिकनिक के लिए सब एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग टी शर्ट्स क्या की, ऑर्डर की, उन टी शर्ट्स पे क्या किया आपने, सेल्स टैक्स पे किया, एम्प्लॉयज को आपने तकसीम कर दी। तो क्या आपका बिजनेस अब उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है? नहीं भाई, नहीं कर सकता। गिफ्ट्स एंड गिव अवेज इंक्लूडिंग डायरीज एंड कैलेंडर, हर साल जब नया साल आने वाला होता है तो हमारी कंपनी की चेन्स, डायरीज, कैलेंडर्स, इस तरह का दीगर सामान बनवाती है और सबको मुफ्त में तकसीम करती है। सबसे ज्यादा कौन हाथ साफ करता है? एम्प्लॉयज। ठीक है जी, ये ना, ऐसे ही ना, वो ले जाएंगे दोस्त, वो भी बांटेंगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ऐसे ही। चलो, तो गिफ्ट्स एंड गिव अवेज इंक्लूडिंग डायरीज एंड कैलेंडर्स, ये जो छपवाए हैं आपने जब, तो वहां पर आपने सेल टैक्स पे किया, लेकिन जब बांट रहे हैं तो आप फ्री में बांट रहे हैं, तो ऐसी बात है। आप एक तरह से आप भले अपने ऑफिस में लगाएं या किसी को गिफ्ट कर दें, एक तरह से हो गया आप एंड कंज्यूमर, आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू, आपकी फैक्ट्री है, वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो फैक्ट्री में आ रहा है उसका इनपुट टैक्स आप उतना क्लेम करें जितना टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करता है। बाकी वो कनेक्शन जो कि फैक्ट्री में मौजूद ही एम्प्लॉयज की कॉलोनी में जा रहा है, उसका तो चीज बनाने से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो लिहाजा उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ऑफिस इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, ये वही है जिससे आप इनवॉइस क्या करेंगे, इशू करेंगे, क्योंकि ये तो काम आ रहा है इनवॉइस इशू करने के, इसका इनपुट टैक्स क्या कर लेंगे आप, क्लेम कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर होगा, मॉनिटर होगा, जवाब दो ना भाई। मोबाइल फोन्स होंगे जो इस्तेमाल में होंगे बिजनेस के, जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स होंगे, इन सब का इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया। अगर ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही है ऊपर पढ़ लें, अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड, अंडरलाइन कर लो इसको भाई। उसके बाद क्रॉकरी, कटलरी एक्सेट्रा, चम्मच, कांटे, प्लेटें, कप्स, मग्स, ठीक है भाई, केतली, क्या कहते हैं, टोस्टर मशीन, अगर ओवन रख लिया आपने ऑफिस के लिए, ऑफिस में बोला खाना गर्म दी, अगर गर्म भी खा लेंगे, तो ऑफिस में ओवन रखा हुआ है, तो आपका किचन नहीं चल रहा, मतलब आपने अपने ऑफिस के यूज ओवन रखा। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक केटल, तो ये सब चीजें ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला आइटम है जो कि बिजनेस यूज कर रहा है, एक तरह से बिजनेस क्या है उसका एंड कंज्यूमर, तो लिहाजा इन सब पे जब आप, अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया तो वो क्या हो गया, डेट। उसके बाद आती है बारी किस चीज की, वही कहानी जो से उधर थी, हमने किसी भी एक्सपेंस को अगर क्लेम किया हो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट, तो उसकी पेमेंट करना जरूरी है थ्रू बैंकिंग चैनल। तो अगर आप किसी भी इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं तो उसकी पेमेंट करना जरूरी है थ्रू बैंकिंग चैनल, फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट टू सप्लायर्स बैंक। और बिजनेस बैंक अकाउंट वो हो जो FBR को डिक्लेयर किया। अगर ऐसा नहीं है, इनपुट टैक्स जो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं क्या होगा, डिसअलाउ। दूसरा पॉइंट, वो इनवॉइस सेटल होनी चाहिए 180 दिन के। अगर वो इनवॉइस 180 दिन में सेटल नहीं हो तो तो क्या होगा, इनपुट टैक्स 180 दिन गुजर चुके हैं तो इनपुट टैक्स जो क्लेम हो चुका है वो सिस्टम खुद ब खुद क्या करेगा, डिसअलाउ करेगा। पेपर में तो सिस्टम नहीं है ना, पेपर में तो आप हैं,
तो आपको मैनुअली डिसअलाउ करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। बाज़ दफा एग्जामिनर पेपर में कंफ्यूजन करता है, 180 दिन जो है ना पिछले मंथ के अंदर मुकम्मल हो चुके हो, पिछले मंथ का रिटर्न फाइल करते हो, तो उसूल ये कहता है कि भाई जब पिछले मंथ ही 180 दिन पूरे हो चुके थे और फिर भी वो इनवॉइस क्या थी, अनसेटल्ड थी, तो फिर तो हमने उसको पिछले मंथ ही रिवर्स कर दिया होगा, इस मंथ को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिकली सोचा था, अगर 180 दिन की गिनती पिछले मंथ में क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी, आज तो 205 दिन हो गए, इस बात को 25 दिन क्या हो चुके हैं, ऊपर हो चुके हैं। समझे बात या नहीं? तो फिर तो 180 दिन की गिनती अगर पिछले मंथ में हो चुकी थी, फिर आपने पिछले मंथ में उसको रिवर्स कर दिया होगा। तो बाज़ दफा 180 दिन पूरे होने के बाद भी सोल्यूशन में क्या आ रहा होता है, नो इफेक्ट आ रहा होता है, तो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता नो इफेक्ट क्यों आ रहा होता है। वो नो इफेक्ट इसलिए आ रहा होता है कि 180 दिन पिछले मंथ में पूरे हो गए थे, तो वो उसका इनपुट टैक्स भी पिछले मंथ में रिवर्स हो चुका होगा, तो अब दोबारा इस मंथ रिवर्स करने की जरूरत नहीं। तो पेपर के अंदर इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो लिखा हुआ क्या है, पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, ठीक है जी, पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ ₹50,000 अदर देन यूटिलिटी आप कैश में पे करें, जितने दिन बाद पे करें, कोई मसला नहीं। तो वो ट्रांजैक्शन जिनकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है मस्ट बी मेड बाय, उनको आप कैश में पे नहीं करेंगे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, मेड विद इन 180 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर एक इनवॉइस है 20,000 रुपए और वो अब तक क्या है, अनसेटल्ड है, उसको 180 दिन गुजर चुके हैं, तो उसका इनपुट टैक्स रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिट से एक्सीड नहीं करे। Made within 180 days of date of issuance of the tax invoice, this period may be extended by the commissioner on any reasonable ground। हम कभी भी खुद से 180 दिन को एक्सटेंड अज्यूम नहीं करेंगे, नॉर्मल टाइम लिमिट है, ठीक है जी। तो जो इनवॉइस जिसका आप इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं उसकी पेमेंट चाहिए थ्रू क्रॉस बैंक चैनल, नहीं हुई इनपुट टैक्स डिसअलाउड, 180 दिन में होनी चाहिए, नहीं हुई डिसअलाउड फ्रॉम अच्छा क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू भी हो चुकी है, 180 दिन के अंदर अंदर भी हो चुकी है पेमेंट, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से नहीं हुई बिजनेस, तब भी क्या हो गया, डिसअलाउड। ये तीनों बातें पूरी होनी जरूरी है, फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। above conditions are not met, if above conditions are not met, the buyer would not be allowed any input tax credit or zero rating। अगर ये कंडीशंस मैच ना हो तो फिर आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा, और जीरो रेट सप्लाई का आपको रिफंड लेना है, तो वहां आप सप्लायर से इनवॉइस ले चुके हो, इनपुट टैक्स क्लेम भी कर चुके हो और रिफंड भी ले चुके हो, वो रिफंड को 45 डेज क्यों ले रहे हैं लेने वापस करने, और दिमाग चलाइएगा। भाई आपने मुझे इनवॉइस इशू की, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने दिखाई यहाँ पर जीरो रेट सप्लाई, वो इनवॉइस मैंने दे दी किसको, एफबीआर को, बोला भाई रिफंड लाओ, तो यहाँ मैंने आपको टैक्स दिया ही नहीं, वहां मैं किससे रिफंड ले रहा हूँ, तो वो रिफंड करने में कितना वक्त ले रहा है, 45 डेज। ये देखने के लिए कि क्या मैं आपको पेमेंट कर चुका हूँ। अच्छा टाइम लिमिट 180 दिन का है, लेकिन वो 45 डेज ले सकता है ना रिफंड करने में, सोचो। तो इन बातों का ख्याल रखो, और वो 45 डेज की गिनती कहाँ से शुरू होगी, रिफंड एप्लीकेशन देने से, और रिफंड एप्लीकेशन मैं कब दूंगा, जिस दिन मैं रिटर्न फाइल करूंगा। तो 15 फरवरी को अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मेरे 45 दिन पर यहाँ से शुरू हो, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। The supplier would not be allowed input tax credit zero rating if the amount received on account of supply is not deposited in his business bank account already declared to the sales tax department। क्या मतलब, दोनों बातें हैं भाई, समझे बात है? देखो समझना बात को, सुनो सुनो बात सुनो। मैंने आपको इनवॉइस इशू की थी, मैंने आउटपुट टैक्स चार्ज किया, आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया, आपने मुझे पेमेंट कर दी अपने अकाउंट से, आपका इनपुट टैक्स क्लेम रहा, लेकिन वो पेमेंट आपने नहीं, आपने वो पेमेंट की अपने अकाउंट से, लेकिन गलत अकाउंट में की, मेरे अकाउंट, मेरे बिजनेस अकाउंट में नहीं की, बल्कि किसी और अकाउंट में कर।
तो आपका इनपुट टैक्स क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया। और यहाँ पर बतौर सजा कि मैंने वो पेमेंट अपने बिजनेस अकाउंट में क्यों रिसीव नहीं की, उस ट्रांजैक्शन पर मेरा इनपुट टैक्स भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा। मतलब वो जो मैंने इनवॉइस आपको इशू की वो मेरी सेल थी, अगर वो मेरी सेल थी तो वो इनपुट टैक्स की अपॉर्चुनिटी में क्या हुई थी, इस्तेमाल हुई थी। तो जितना सेल टैक्स उस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से बनता था वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। जैसा अभी मैंने आपको 1 मिलियन के ऊपर समझाया कि 1 मिलियन को हमने कंसीडर किया था अपॉर्चुनिटी के लिए, और जितना सेल टैक्स उस 1 मिलियन से बिलोंग करता था, इनपुट टैक्स होता था, वो क्या हो गया, डिसअलाउड। बिल्कुल वैसे। तो अगर बतौर सप्लायर आपने वो अमाउंट रिसीव नहीं किया, कहां पर, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट, तो फिर सप्लायर का इनपुट टैक्स भी क्या होगा, रिवर्स। इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है जी। हाउएवर पेमेंट थ्रू बैंक चैनल इज रिक्वायर्ड विद इन 180 days if payment is made in cash or payment is not made within 180 days, then input tax adjustment earlier made would be reversed. ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट एज वेल एज पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड इज अलाउड। अगर आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी करते हैं तो बैंक ही पे कर रहा है आपके ब्याज पर, फिर आपका बिजनेस अकाउंट बैंक को पेमेंट कर देगा। इस तरह पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट भी हो गई और आपके बिजनेस बैंक अकाउंट से भी हो गई। एक्सप्लेनेशन, बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, शैल मीन अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर टू द कंसर्न कमिश्नर थ्रू फॉर्म STR1, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 होता है, और चेंज ऑफ पार्टिकुलर्स इन द रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। यानी इस फॉर्म में जिस बैंक अकाउंट को आपने डिक्लेयर किया है वही आपका बिजनेस बैंक अकाउंट माना जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन में 2 बैंक अकाउंट बिजनेस के डिक्लेयर किए, लेकिन सेल्स टैक्स के फॉर्म में एक किया। पैसे आपने अकाउंट नंबर 2 में रिसीव कर लिया है तो आपका बिजनेस अकाउंट, लेकिन सेल्स टैक्स के फॉर्म में डिक्लेयर नहीं हुआ, तब भी आपको क्या होगा, इनपुट टैक्स डिसअलाउड। ठीक है जी। तो अपॉर्चमेंट तक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आज की क्लास में हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ ली ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या आसानी है। अब एक बात और पढ़ लेंगे हम, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, अच्छा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात यहाँ पे दिमाग में बिठा लें कि डेबिट और क्रेडिट नोट का ताल्लुक सिर्फ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से नहीं है। मैं फिर बोल दूँ, डेबिट और क्रेडिट नोट का ताल्लुक सिर्फ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से नहीं। मैं आपको गुड्स बेचता हूँ, मैं अपनी बुक्स में एंट्री पास करता हूँ, क्या, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। आप उस एंट्री को बनाते हैं, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। आप मुझे गुड्स वापस करते हैं, आप मुझे इशू करते हैं डेबिट नोट। क्यों, क्योंकि आप अपनी बुक से लाइबिलिटी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब याद रखिएगा, हमेशा जो इनवॉइसेस इशू की गई ना उनको हमेशा अमेंड करने के लिए डेबिट या क्रेडिट नोट इस्तेमाल हो। तो जो परचेज इनवॉइस मैंने आपको इशू की उसकी एंट्री आपने बनाई थी परचेजेस डेबिट 100 से, अकाउंट पेबल क्रेडिट कितने थे, 100 से, मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब फर्ज करते हैं उसमें से आपने 20 की गुड्स क्या कर दी, मुझे वापस कर दी। तो आप एंट्री बनाएंगे अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो आप अपने बुक्स में मौजूद क्रेडिट बैलेंस को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। आप मुझे डेबिट नोट इशू कर दें, मैं वो नोट रिसीव करूंगा गुड्स के साथ और वो गुड्स मेरे लिए वापस हो गई। आप मेरी बुक्स में क्या थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, मैं बोलूंगा भाई सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो मैं अपनी बुक्स में मौजूद डेबिट बैलेंस को कर दूंगा क्रेडिट करके कम कर। ठीक है जी, तो मैं क्या इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। आपने डेबिट नोट इशू किया, मैंने रिसीव किया, मैंने बदले में क्रेडिट नोट इशू कर दिया। समझ पा रहे हैं बात में? तो इसका मतलब क्या होगा, आमतौर पर डेबिट और क्रेडिट नोट को हम बोलते हैं सेल्स और परचेज रिटर्न के लिए। जो उसने डेबिट नोट इशू किया अभी वाले एग्जांपल में, उसके लिए परचेज रिटर्न था, मैंने वो रिसीव किया, मेरे लिए सेल रिटर्न था। मैंने जवाब में क्रेडिट नोट क्या कर दिया, इशू कर दिया, मेरे लिए क्या था, सेल रिटर्न था, और उसने रिसीव किया उसके लिए क्या था, परचेज रिटर्न। हाँ भैया मान, फ्लाइट तो नहीं पकड़ी ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, मैंने आपको इनवॉइस इशू की थी 100 रुपए से, मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था, सेल्स क्रेडिट किया।
आपने परचेज डेबिट किया, अकाउंट पेबल कट कर दिया, लेकिन मेरी इनवॉइस में हो गई गलती, मुझे आपसे 20 रुपये और चार्ज करने थे। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करूंगा। अब मैं 20 की एंट्री और बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट सीएबल डेबिट करूँ। तो मैं अब अपने पास मौजूद बैलेंस को मजीद क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर। अब मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा, डेबिट नोट इशू करूँ। तो अगर मुझे अपने डेटर के बैलेंस को बढ़ाना है बतौर सेलर, तो मैं उसको मजीद डेबिट करूंगा, डेबिट नोट इशू कर दूंगा। अगर मुझे अपने डेटर के बैलेंस को घटाना है तो क्या करूंगा, मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। उनके पास वो बैलेंस क्या है, लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी के बैलेंस को कम करेंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे, और वो लाइबिलिटी के बैलेंस को अगर बढ़ाएंगे तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सही है, लेकिन सबसे ज्यादा डेबिट और क्रेडिट नोट इशू होते हैं सेल्स और परचेज रिटर्न। जब भी आपके पास क्वेश्चन में डेबिट नोट आ जाए फॉर परचेज रिटर्न, तो आपने उसको इनपुट टैक्स में से माइनस कर देना, फिर अपॉर्चुनमेंट करना। और जब भी आपके पास क्या आ जाए, क्रेडिट नोट आ जाए फॉर सेल्स रिटर्न, तो आपने उसको अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस करना। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ तक इसको बयान करता हूँ, लेकिन अब आप कोशिश करें कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। बाकी शाम में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, सब लोग अकॉर्डिंगली उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में था, जब तो बताया मैंने आपको, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा टेंशन।